with velocity v naught towards a circular region having a uniform magnetic field B, perpendicular and into the plane of paper from point O as shown in figure। इस डायग्राम में देखें तो एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज q है, मास m है, v नॉट वेलोसिटी के साथ मान लीजिए x एक्सिस पर फेंका गया है, तो वो एक फील्ड में एंटर करता है। फील्ड जो है उस प्लेन के इनवर्ड है जिस प्लेन के अलोंग चार्ज जा रहा है, परपेंडिकुलर है उस प्लेन के। ठीक है जी। उसके बाद हमसे कहता है if the line OP ये makes an angle theta with the direction of V naught, then the value of V naught so that particle passes through O is। पूछ रहा है कि इस V naught के साथ ये लाइन OP थीटा एंगल बना रही है, इस V naught की वैल्यू बताओ किस वेलोसिटी से इस चार्ज को फेंके कि जब चार्ज एंटर हो तो कहाँ से पास होकर निकले, कहाँ से, पॉइंट O से। तो उस वक्त डायग्राम कुछ कैसा होगा देखते हैं। चार्ज पार्टिकल Q नॉट ये जब एंटर करेगा, इस छोटे सर्कल में दिखा रहा हूँ मैं, जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा उसी वक्त मैग्नेटिक फील्ड जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वो उस पर एक फोर्स लगाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी? ऑब्वियस सी बात है, ऊपर घुमाना है तो ऊपर की तरफ ही होगी। आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं। फर्स्ट फिंगर से फील्ड को इनवर्ड दिखाइए, सेंट्रल फिंगर से करंट को एक्स एक्सिस पे जाता हुआ दिखाइए, प्लस एक्स एक्सिस पे, क्योंकि करंट जो है पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में जाता है। तो थंब जो आपका आएगा वो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा जो ऊपर की तरफ लग रही है। तो फोर्स ऊपर लग रही है, चार्ज पार्टिकल एंटर करते ही, फील्ड में एंटर करते ही फोर्स फील करेगा, और वो फोर्स आप जानते हैं ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, उसको सर्कुलर पाथ पे घुमाएगी। तो ये फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएगी उसी वक्त जैसे ही चार्ज एंटर करेगा, और इस फोर्स की वजह से चार्ज को जाना एक्स एक्सिस पे था, पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी जो चार्ज को इस तरह से कर्व पाथ पे घुमाएगी। और मान लेंगे हम चार्ज जो है वो कहाँ पहुंच गया, सेंटर ओ पर पहुंच गया। अब सेंटर ओ पे जब चार्ज पहुंचा, आगे पता नहीं कितना घूमने वाला है हमें नहीं पता, हमें सिर्फ ये जानना था कि सेंटर ओ पे चार्ज पहुंच जाना चाहिए, सेंटर ओ से पास होना चाहिए। अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो चार्ज का खुद का जो सर्कल का सेंटर है वो शायद इधर ही कहीं आएगा, है ना, वो तो कहीं इधर ही आएगा जी, क्योंकि ये फोर्स तो टूवर्ड्स द सेंटर लगती है, मान लिया यहाँ आएगा, है ना, ये फोर्स तो टूवर्ड्स द सेंटर लगती है। तो चार्ज की अपनी खुद की जो पाथ की रेडियस होगी वो ये वाली होगी, दैट रेडियस इज आर, ये वाली कह लो या ये वाली कह लो, सेंटर से उसके सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस दैट इज़ आर। ठीक है सर। अब हमसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे हमें वी नॉट निकालना है, तो ये देखिए ये इस सर्कल की रेडियस है जिसको कैपिटल आर बोला गया है, ये इधर कैपिटल आर बोला गया है, तो ये हमारी रेडियस होगी जी 2r, ये ब्लू वाली। अब मैं अगर बात करूँ, मुझसे कहा गया था कि इस 2r को नहीं, इसको r बोलेंगे, सॉरी 2r नहीं r, मुझसे कहा गया था ये r जो है वेलोसिटी के साथ यहाँ थीटा एंगल बना रही थी, थीटा दिखा दिया जी मैंने। फिर हम क्या करते हैं साहब, यहाँ पर ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ r जो वहाँ उस सेंटर से आ रहा है। अगर मैं इसको थीटा बोलता हूँ तो आप समझ सकते हैं ये वाला एंगल थीटा होगा। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर। अरे ये एंगल किसके बीच है, ये एंगल इस लाइन और इस एक्स के बीच है, तो इनके परपेंडिकुलर के बीच भी यही एंगल बनेगा। एक्स का परपेंडिकुलर ये वाई हो गया, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये लाइन होगी जो ऑरेंज वाली मैंने ड्रॉ करी है, तो यहाँ भी एंगल थीटा बनेगा। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, यहाँ साइन थीटा लगाइए आप, साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा अगर मैं लगाता हूँ तो आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इज कैपिटल r बाय 2, है ना, r बाय 2, भाई टोटल r है तो ये r का हाफ हो गया, r बाय 2, और ये हो गया r, मैंने कहा था ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो r बाय 2 बाय में क्या, हाइपोटेनियस इज r। बस यहाँ से कैपिटल R यानी कि स्मॉल r की वैल्यू निकालेंगे बस। तो बस यहाँ से स्मॉल r निकालते हैं, स्मॉल r निकल कर आएगा भाई r बाय 2 साइन थीटा। आखिर हमने चार्ज पार्टिकल किस रेडियस पे मूव करेगा वो रेडियस निकाल ली हमने, ठीक है, और वो उन पैरामीटर की फॉर्म में निकाली जो ऑलरेडी हमें पता है, कैपिटल R साइन थीटा। अब हमें वेलोसिटी निकालनी भी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है BQR बाय एम, मेरे अकॉर्डिंग बेकार बाय एम, तो बेकार बाय एम कर दीजिए। वेलोसिटी को V नोट कहा जा रहा है, तो BQR मतलब क्या है, स्मॉल r मतलब है कैपिटल R, स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ दैट पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल ना, स्मॉल r तो
रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल है, कैपिटल आर इस सर्कल की रेडियस है और आंसर हमें सर्कल की रेडियस की फॉर्म में निकालना है। ध्यान दीजिए ये कोई सर्कुलर पाथ नहीं है, ये एक सर्कल है जहां मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और उसकी रेडियस कैपिटल आर है और चार्ज पार्टिकल जिस सर्कुलर पाथ पे जा रहा है वो रेडियस स्मॉल आर है। तो स्मॉल आर की वैल्यू पुट कर देते हैं बी क्यू आर में r/2 और साथ में आ जाएगा m sin थीटा। बस हमारा आंसर आ गया जी, दैट इज बी। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कुछ लॉजिकल है, समझिए। पार्टिकल ऑफ चार्ज पर यूनिट मास, इंपॉर्टेंट बात है, चार्ज पर यूनिट मास मतलब क्यू बाई एम, उसको कहा जा रहा है अल्फा, वो अल्फा है जी, ठीक है। फ्रॉम ओरिजिन विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू v नॉट आई कैप, मतलब चार्ज एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग। इन अ मैग्नेटिक फील्ड v इज इक्वल टू माइनस बी नॉट के कैप, माइनस के कैप शो कर रहा है कि फील्ड नेगेटिव जेड एक्सिस मतलब इनवर्ड जा रही है, ऐसा मान लेते हैं। फॉर एक्स इज लेस देन √3/2 v नॉट b नॉट अल्फा, अरे अल्फा तो हमारा जो था वो चार्ज पर यूनिट मास था, मतलब क्यू बाई एम था। तो यहाँ नीचे क्यू पुट करूँ, ऊपर एम पुट करूँ, तो ये बन जाएगा एम वी बाई बी क्यू। एम वी बाई बी क्यू तो यार कोई फॉर्मूला जाना पहचाना लगता है, बिल्कुल एम वी नॉट बाई बी क्यू। तो चार्ज पार्टिकल जिस रेडियस को फॉलो करता है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाते हुए, उसका फॉर्मूला था। अच्छा, ये मतलब यहाँ पे ये फैक्टर दिया हुआ है रेडियस ऑफ दैट पाथ, चलो समझ आ गई। फिर आगे पढ़ते हैं जी, क्या पूछ रहा है, कह रहा है जब फील्ड माइनस बी नॉट के थी ना, तो चार्ज पार्टिकल की रेडियस ये थी। भाई ऑब्वियस सी बात है, चार्ज एक्स एक्सिस पे जा रहा है, फील्ड जेड एक्सिस पर है, तो फील्ड चार्ज के परपेंडिकुलर है, फील्ड चार्ज पर फोर्स लगाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगी, गोल गोल घुमाएगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगी। तो कह रहा है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ये था √3/2 r, कब, जब फील्ड ये थी। फिर कहता है कि एंड बी इज इक्वल टू 0, मतलब फील्ड कहीं ना कहीं खत्म हो गई आगे जाके, जहाँ फील्ड खत्म हो गई वहाँ जो एक्स की वैल्यू थी ग्रेटर देन दिस थी। अच्छा जी, मतलब कोऑर्डिनेट बढ़ गया, मतलब इस रीजन में फील्ड थी और फिर इस रीजन में फील्ड नहीं थी। चलो जी, अच्छी बात है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल उस टाइम पर बताओ जब टाइम π/3 बी नॉट अल्फा हो चुका हो, मतलब उस टाइम पार्टिकल कहाँ होगा, फील्ड के अंदर होगा, फील्ड के बाहर होगा, कहाँ पहुँच गया होगा, एक्स का कोऑर्डिनेट बताना है। तो भाई एक चीज़ तो क्लियर है, फील्ड से तो बाहर पहुँच चुका है। कैसे क्लियर है, मुझे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। अरे एक्स की वैल्यू ये तब थी जब वो फील्ड के अंदर था, अब इसमें कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है 4 ऑप्शन में, मतलब फील्ड से बाहर निकला है। ऑब्वियस सी बात है बाहर निकला है सर, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पे अगर हम बात करें, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कोई मैग्नेटिक फील्ड अगर दी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड की थिकनेस जो है उसकी अगर मैं बात करूँ, वो थिकनेस आपको दे दी गई कितनी, d, और यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता हुआ और उसी के अंदर यू टर्न ले ले, भाई जैसी चार्ज पार्टिकल फील्ड में एंटर करता है, फील्ड उस पर फोर्स लगाती है। फोर्स लगाती है, कौन सी फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। पॉजिटिव चार्ज है, राइट में जा रहा है एक्स एक्सिस की ओर, फील्ड अंदर की ओर है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा लो, फर्स्ट फिंगर इनवर्ड, सेंट्रल फिंगर टुवर्ड्स द राइट अलोंग द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में। तो थंब जो आएगा वो आपका ऊपर की तरफ आएगा। भाई फील्ड इनवर्ड है, अब ये राइट में है करंट, तो थंब ऊपर की तरफ आएगा, मतलब वो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगती है, मतलब अगर सेंटर मान लो यही हुआ, सेंटर यहाँ है सपोज कीजिए, और चार्ज पार्टिकल ने यू टर्न ले लिया है, तो इसका मतलब ये पाथ सेंटर से सरकमफेरेंस तक का ये पाथ, ये क्या है, आर है। ये क्या है, आर है, और आर होता है क्या, एम वी बाई बी क्यू। इसका मतलब जो आप ये डी देख रहे हैं, डी, ये डी जो है, अगर यू टर्न दिलाना है, अगर यू टर्न दिलाना है तो डी या तो ग्रेटर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए किसके, एम वी बाई बी क्यू के, मतलब आर के। ये आर से बड़ा होगा ना थिकनेस, तो भी पार्टिकल यू टर्न ले जाएगा क्योंकि उसका रेडियस छोटा है उससे। अगर आर के बराबर होगा तो भी पार्टिकल जो है यू टर्न ले जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये आर से छोटा हो गया, तो मतलब ये डी जो है आपका, भाई ये डी ग्रेटर देन नहीं, लेस देन हो गया, तो लेस देन, तो मतलब ये तो छोटा हो जाएगा। आर बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि पार्टिकल वापस नहीं घूमेगा, फील्ड के अंदर तक तो वो कर्व पाथ फॉलो करेगा, लेकिन ये वाला पाथ गायब हो जाएगा। चार्ज पार्टिकल यू टर्न लेने से पहले ही ये फील्ड यहीं ख़त्म होगी, सपोज कर लो, ठीक है, सपोज कीजिए फील्ड यहीं ख़त्म होगी, एम वी बाई बी क्यू से छोटी थी, एम वी बाई बी क्यू तो यहाँ तक था मान लो, ये पूरा ये जो दिखा रहा हूँ, और डी उससे छोटा था, तो यहाँ पे मान लीजिए चार्ज पार्टिकल जो है वो थीटा एंगल से बाहर निकल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है बॉस,
तो थीटा एंगल से बाहर निकल जाएगा अगर डी एम वी बाई बी क्यू से छोटा होगा। पहले मेरे को ये बताओ कि जो थिकनेस है मैग्नेटिक फील्ड की, क्वेश्चन में देख के लग रहा है तुम्हें एम वी बाई बी क्यू से छोटी है। वेयर इज एम वी बाई बी क्यू? एम बी बाई बी क्यू क्या होता है? रेडियस होती है भाई, है रेडियस दी है, बिल्कुल ये रेडियस ही दी है यार, वी नॉट बाय बी नॉट। और ये क्या है? ये क्या है? क्यू बाय एम, यानी कि एम जाएगा ना ऊपर, एम वी बाई बी क्यू दी हुई है। ये √3/2 है जो कि लेस देन 1 होता है। √3/2 लेस देन 1 होता है, मतलब एक्स जो है एम वी बाई बी क्यू से छोटा है ना। √3 होता है 1.732 बाई में 2 आ गया ना, तो 0 पॉइंट समथिंग, तो एक्स जो है एम वी बाई बी क्यू से छोटा है, मतलब चार्ज पार्टिकल तो बाहर निकलने वाला है। चार्ज पार्टिकल 100% बाहर निकलेगा और वहाँ जाएगा जहाँ फील्ड 0 होगी। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू ज़्यादा आने वाली है इससे। चलो जी, बात समझ में आ गई सर ये वाली, तो अच्छी बात है। अब हम यहाँ प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं कि ये जो हमारा x है, ये जो x आपने दिया था, ये कितना दिया था? दैट वाज लेस देन इक्वल टू √3/2 वी नॉट बी नॉट अल्फ़ा। ठीक है, ये दिया था जी। चार्ज बाहर निकल गया साहब, समझते हैं बात को। ये हम अब इसको r नहीं कहेंगे, ये r नहीं रहेगा भाई, r तो ज़्यादा है इससे, ये r नहीं हो सकता। ये तो हमारा जो है वो थिकनेस है, यानी कि वो x है, इसको ब्लू पेन से मार्क करते हैं, दैट इज़ x। ठीक है, ये r हो सकता है साहब, ये r हो सकता है, क्योंकि ये तो लास्ट सरकमफेरेंस सेंटर तक का डिस्टेंस है r। और ये एंगल थीटा भी बन सकता है, अगर वो थीटा एंगल पे बाहर निकला, एंगल बिटवीन टू साइड इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर। ये एंगल हमारा क्या हो सकता है? ये एंगल हमारा थीटा हो सकता है। ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये वाला एंगल, ये गलती से दिखा दिया मैंने, ये एंगल थीटा हो सकता है हमारा, बिल्कुल हो सकता है साहब, है ना। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर। ये एंगल है टेंजेंट की डायरेक्शन में। यहाँ क्या ड्रॉ हो सकता है भाई? टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं साहब। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये एंगल है टेंजेंट और किसके बीच में? ये एंगल है टेंजेंट और एक्स के बीच में। यही एंगल इनके परपेंडिकुलर के बीच में बनेगा। टेंजेंट का परपेंडिकुलर होता है रेडियस, ये रहा, और एक्स का परपेंडिकुलर होता है क्या? वाई, ये रहा साहब। ठीक है, तो जो एंगल इन दोनों के बीच है भाई, इन दोनों के बीच है, बिल्कुल बना दिया साहब मैंने। अब मैं अगर बात करूं, अगर मैं यहाँ से एक ब्लू लाइन मार्क करूं, ये बताओ क्या है? दैट इज़ एक्स, है ना। ये तो एक्स ही है भाई, ये इसे एक्स कह लो, इसे कह लो, ऊपर इसको कह लो, एक ही बात है। और ये अपना आर था ही सही, ये वाला, ये। अब साइन थीटा लगाओ, साइन थीटा इज़ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी कि साइन थीटा इज़, अभी मैंने t/r लिखा था ना थोड़ी देर पहले, x/r। साइन थीटा इज़ x/r, परपेंडिकुलर एंगल के सामने, बाय में हाइपोटेनियस। अब देखें क्या करते हैं आगे। अब डायग्राम में देखो ध्यान से यार, ये देखो, ये x है और ये r है, या कहूँ ये x है और ये हमारा जो है वो r है। कौन सा वाला? ये वाला, ये r है। तो x/r क्या होगा? x डिवाइडेड बाय r, दैट इज़ व्हाट? r को मतलब यहाँ स्मॉल r कह लो, कैपिटल R कह लो, एक ही बात है। ये होगा हमारे पास क्या? √3/2, है ना। अरे यहाँ से देख लो ऊपर से बेशक, x बाय में r इज़ व्हाट? √3/2 या उससे लेस, मैक्सिमम √3/2। साइन थीटा √3/2, मतलब थीटा कितने डिग्री से मैक्सिमम बाहर निकल सकता है? वो मैक्सिमम से मैक्सिमम वो 60 डिग्री से बाहर निकल सकता है, या इससे कम, इससे ज़्यादा नहीं। साइन थीटा की वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, मेंशन किया हुआ है कि x/r की वैल्यू लेस देन इक्वल टू √3/2 है। तो लेस देन इक्वल टू √3/2 मतलब 60 डिग्री। चलो मैक्सिमम 60 पर निकाल के देखते हैं हम लोग। जब वो 60 पर निकला तो टाइम क्या हो चुका था, क्योंकि कोऑर्डिनेट हमें टाइम पर निकालने हैं। अब 60 डिग्री पर निकला तो टाइम क्या हो गया, अभी करते हैं आगे। अब ये निकालना तो बहुत आसान है यार, हमारे को पता है सर्कुलर पाथ का टाइम पीरियड जो होता है यहाँ पे 2πm/bq होता है। अब ये टाइम तो तब होता है जब कितने डिग्री एंगल कवर हो? 2π1 कंप्लीट सर्कुलर पाथ का टाइम पीरियड है ना ये चार्ज पार्टिकल का। 2π का टाइम होता है t। तुमने कितना डिग्री एंगल कवर कराया है? तुमने तो कराया है 60 डिग्री, मतलब रेडियन में चेंज कर दूं तो π/3 रेडियन। 2π का एंगल t है तो π/3 का कितना होगा? यूनिट एंगल का होगा t/2π, और π/3 एंगल का निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा? π/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टाइम फॉर एंगल π/3, मतलब π/3 एंगल कवर करके जब वो बाहर निकलेगा तो टाइम क्या हो चुका होगा? समझ गए मेरी बात? 2π का एंगल t, यूनिट का एंगल कितना? सॉरी 2π का टाइम t, और यूनिट एंगल का टाइम t/2π। कितने एंगल का निकालना था? π/3 का, तो मल्टीप्लाई बाय π/3। सर ये पाई से पाई कट गया, ये आ गया हमारे पास टाइम। कितना आया जी? टाइम t जो हो चुका है अभी फ़िलहाल वो है
T/6, T/6 समय हो चुका है। T मतलब 2πm लिख देता हूँ मैं, 2πm बाय में BQ इंटू में 6, वी कैन से दैट πm/3 BQ समय अभी हो चुका है। इतना समय हो चुका है जी 60 डिग्री पे जब वो बाहर निकल रहा है। तो पता है हमें एंगल दिया हो, हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। 2π का टाइम होता है T, यूनिट का टाइम होता है T/2π, π/3 का टाइम कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय π/3। तो ये टाइम आ गया जी। अब जरा क्वेश्चन में देखें, टाइम की बात हो रही थी, वो कह रहा था π/3 B0 अल्फा। व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज आवर, ये लिखा था चार्ज बाय मास। तो ये जो चार्ज बाय मास है ना Q/m, इसको अल्फा लिखो। यानी कि इस वक्त टाइम हो चुका है π/3b और साथ में क्या अल्फा है ना, π/3 अल्फा, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B0 बोली जा रही है, तो B0 ले लेते हैं। तो π/3 B0 अल्फा पे वो बाहर निकला है और हमसे कह रहा है उससे ज़्यादा टाइम पर एक्स कोऑर्डिनेट बताना है। तो उससे ज़्यादा टाइम पे एक्स कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये समझ में आ गया π/3 B0 अल्फा वो टाइम है जब ये यहाँ से बाहर निकला है। तो चलिए भाई, अब इसके बाद क्या होता है, हमें कोऑर्डिनेट एक्स का निकालना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम एक्स की वेलोसिटी देखेंगे। देखो ये वो वेलोसिटी है जिससे वो बाहर आया है। देखिए सर्कुलर पाथ पे स्पीड का मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, डायरेक्शन बदलती है यहाँ पे, ओनली सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ओनली यहाँ पे। वी वेलोसिटी देख रहे हैं, इस वेलोसिटी के आप दो कंपोनेंट कर सकते हैं। दो कंपोनेंट कौन से करेंगे साहब, इसके दो कंपोनेंट करेंगे हम, एक एक्स के अलॉन्ग ये रहा, दैट इज़ v cos थीटा, v cos 60 यानी कि v/2, दैट इज़ अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और एक करेंगे y के अलॉन्ग ऊपर की तरफ, दैट इज़ अलॉन्ग v sin 60, दैट इज़ vy। पर vy से हमें मतलब नहीं है, हमें पता है कि चार्ज पार्टिकल इसके बाद ऊपर भी जाएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव y की तरफ जाएगा, पॉजिटिव x की तरफ जाएगा। मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है, y निकालना होता तो शायद मैं y वाली वेलोसिटी लेता, पर मुझे y निकालना ही नहीं है, मुझे तो x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मैं x वाली वेलोसिटी लूँगा। अब x की वेलोसिटी कितनी है, v/2, v/2 की वेलोसिटी से ये आगे चलता जाएगा, इस पर कोई फोर्स लगाने वाली चीज़ यहाँ पर नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म मोशन है। अब कितने टाइम के बाद ये निकला है यहाँ से, अभी हमने निकाला था कितने टाइम बाद, π/3 B0 अल्फा। हमसे पूछ रहा है कि x कोऑर्डिनेट निकालो कब, जब टाइम t टाइम पे निकालो, t इससे बड़ा होना चाहिए। तो मेरे को आप एक छोटी सी बात समझाओ, यहाँ से बाहर निकलने का टाइम अगर 4 सेकंड होता, 4 सेकंड होता, मुझे कहता 7 सेकंड, 4 सेकंड तक का डिस्टेंस तो ऑलरेडी है, मेरे को अगले 3 सेकंड का ही तो निकालना है। तो 3 सेकंड का डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे को पता है कांस्टेंट स्पीड से जा रही है बॉडी, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। तो क्या मैं v/2 इंटू 7 करूँ या v/2 इंटू 3 करूँ, मतलब स्पीड इंटू टाइम में टाइम 3 लूँ या 7 लूँ। अरे मुझे 7 सेकंड का डिस्टेंस निकालना है, 4 सेकंड का तो मुझे मालूम चल ही गया कितना है, अगले 3 सेकंड में निकालना है, तो मैं 3 सेकंड टाइम लूँगा ना। तो टोटल टाइम था 7 में से 4 सेकंड का टाइम माइनस करो, बाकी बच गया 3 सेकंड, उससे मल्टीप्लाई करो स्पीड को, तभी आएगा क्या हमारा डिस्टेंस। तो ये जो 4 सेकंड का मतलब मेरे यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में जो है वो ये है। अब मैं टोटल टाइम t लूँ, टोटल टाइम t लेता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द रीजन, उस रीजन में वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज ज़ीरो, मैग्नेटिक फील्ड जहाँ ज़ीरो थी, वो डिस्टेंस अगर मैं निकालता हूँ तो मेरा जो कोऑर्डिनेट आता है x का, वो x डैश मान लो, वो आएगा हमारे पास कितना, स्पीड दैट इज़ v0/2 यानी कि v cos 60 मल्टीप्लाई बाय टाइम। कितना टाइम लो भाई, मैंने भी बताया ना, टोटल टाइम t में निकालना है आपने, और आंसर भी t के फॉर्मेट में ही दिया हुआ है, आपको देख सकते हो आप सारे। लेकिन t में से देखो चारों में माइनस किया हुआ है उस टाइम को, जो टाइम पहले ले चुके हैं हम, जो डिस्टेंस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हमें डिस्टेंस निकालना है उस रीजन में जहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो टोटल टाइम, जैसे मैंने कहा 7 में से 4 माइनस करो, बाकी बचेगा 3 का निकालना है। तो टोटल टाइम t में से आप जो है सर माइनस करो उस टाइम को जो t/6 ऊपर आपने लिया है, πm/3 B0Q, ये मैग्नेटिक फील्ड B0 दे रखी है, ये वो x डैश आया। अब हमें क्या करना है, टोटल कोड x की वैल्यू निकालनी है, टोटल वैल्यू ऑफ x। तो टोटल वैल्यू x एट एनी टाइम t जो हमसे क्वेश्चन में बोला गया था, तो क्या निकालेंगे जी, x कोऑर्डिनेट क्या है, पहले हमने कितना कवर कर लिया, पहले कवर किया है साहब √3/2 v0/B0 अल्फा, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कवर हुआ, और बाहर कितना कवर हुआ, बाहर ये निकाला हुआ हमने नीचे, ये कवर हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए
v की जगह वी नॉट और वी नॉट बाई 2 और ब्रैकेट में क्या आएगा हमारे पास t माइनस m पाई या पाई m। आराम से समझिएगा क्वेश्चन को, लॉजिकल क्वेश्चन था। 3b0q ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया साहब, ठीक है। इससे पहले मैंने 2-4 मिनट ये समझाने में लगाए थे कि हमें जो r चाहिए वो mb/bq से ज़्यादा या उसके बराबर चाहिए, तभी वो यू टर्न लेगा, वरना बाहर निकलेगा। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई है, इसको नोट करिए, आराम से समझिए। और ये q/m जो लास्ट में है इसको अल्फ़ा में चेंज करना मत भूलिए। तो आंसर हमारा ये q/m को आप अल्फ़ा पुट कीजिए नीचे, तो ये t माइनस पाई बाय 3b0 अल्फ़ा हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा, आप देख सकते हैं ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। भाई अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। कहा जा रहा है दो आइडेंटिकल पार्टिकल हैविंग द सेम मास m, चलो जी बढ़िया है, चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दो अपोजिट चार्ज है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू पेपर इनवर्ड विद स्पीड v1 एंड v2 एज शोन इन फिगर, द पार्टिकल विल नॉट कोलाइड इफ। क्या कहा जा रहा है, दो पार्टिकल हैं जी, दोनों को इनवर्ड फील्ड में फेंका गया है और ऑब्वियसली बात है फील्ड के परपेंडिकुलर है, दोनों के दोनों जो है वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेंगे, दोनों पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी एंटर करते ही। अब दोनों कोलाइड तभी होंगे जब एक ऊपर की तरफ घूमे एंटी क्लॉकवाइज, एक नीचे घूमे क्लॉकवाइज। तो दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड दोनों पे सेम डायरेक्शन में, तो लेकिन फोर्स जो लगानी है एक पे ऊपर एक पे नीचे लगानी है, इसके लिए कंपलसरी था कि एक चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए था, एक नेगेटिव होना चाहिए था। मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से बात करूं, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स की गई है। पॉजिटिव चार्ज के अलोंग होता है करंट और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट में होता है करंट। नीचे वाले पार्टिकल की बात करूं करंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ऊपर वाले की बात करूं करंट नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। नीचे वाले पे फोर्स लग रही है ऊपर, ऊपर वाले पे फोर्स लग रही है नीचे, दोनों मूव करेंगे और चार्ज पार्टिकल जिस पॉइंट से फील्ड में एंटर करता है वहीं से उसका सर्कुलर पाथ शुरू होता है, वहीं से सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। और मैं अगर उसके सर्कुलर पाथ को दिखाना चाहूँ चार्ज पार्टिकल के, तो वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए। अब दो सर्कल आपस में कोलाइड ना हो, थोड़ा छोटा बना लेते हैं, दो सर्कल आपस में कोलाइड ना हो। देखिए चार्ज पार्टिकल जहाँ से एंटर करता है वहीं से उसका सर्कुलर पाथ शुरू होता है, यानी कि दो सर्कल आपस में कोलाइड नहीं होने चाहिए यहाँ पे। तो दो सर्कल आपस में कोलाइड कब नहीं होंगे सर, देखिए मैंने कहा दोनों कोलाइड नहीं होने चाहिए। v1 अपने पाथ पे घूम जाए, v2 अपने पाथ पे घूम जाए, किसी का बड़ा है पाथ या किसी का छोटा रेडियस है, दैट डजंट मैटर, लेकिन दोनों के वो आपस में कोलाइड नहीं होना है। तो d जो है ये गैप इन दोनों सर्कुलर पाथ के डायामीटर से बड़ा होना चाहिए, है ना, इन दोनों सर्कुलर पाथ के डायामीटर से बड़ा होना चाहिए। इसका डायामीटर 2r1, नीचे वाले का 2r2, तो d जो है ग्रेटर होना चाहिए 2r1 प्लस 2r2 से। अब r तो अपने को पता ही है क्या होता है, r होता है mv/bq, है ना। तो m मास m है दोनों का, बोला गया क्वेश्चन में, वेलोसिटी v1 है, मैग्नेटिक फील्ड b है, चार्ज q है, और ये हो जाएगा mv2/bq, बस कुछ नहीं है 2m/bq, ये बाहर कॉमन रह गया, ब्रैकेट में बचा v1 प्लस v2, बस हमारा ये आंसर आ गया जी। द आंसर इज व्हाट, दैट इज व्हाट सी। अगला क्वेश्चन पढ़िए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक चार्ज पार्टिकल ऑफ स्पेसिफिक चार्ज मास रेशियो अल्फा फिर से रिलीज फ्रॉम ओरिजिन एट टाइम t0 विद वेलोसिटी जो कि xy प्लेन में दी जा रही है v0 i प्लस जे इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b0 i कैप। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस पे दी जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू दिस, पार्टिकल के कोऑर्डिनेट निकालने इतने टाइम पे। ये कौन सा टाइम है भाई, इस टाइम को लिखते हैं, है क्या ये t इज इक्वल टू पाई बाय b0 अल्फ़ा, और अल्फ़ा मतलब क्या है, चार्ज बाय मास। मैं लिख देता हूँ q बाय m, m चला जाएगा ऊपर, ये हो गया पाई m बाय b0 q। और मेरे ख्याल से एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ का टाइम होता था 2 पाई m बाय bq। यहाँ अगर b को b0 कह रहे हैं, कोई बात नहीं, लिख देते हैं b0। तो यानी कि ये तो ऊपर जो टाइम दिया है वो सेमी सर्कुलर पाथ, यानी कि सेमी सर्कल का टाइम दिया हुआ है, क्योंकि t/2 करूँगा तभी आएगा पाई m बाय b0 q। यानी कि चार्ज पार्टिकल ने अभी आधा सर्कल फॉलो किया है, सेमी सर्कल फॉलो किया है। तो जिस वक्त वो जिस लोकेशन पर है वहाँ के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो एक काम करते हैं, डायग्राम बनाते हैं भाई। यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये टाइम कौन सा दिया था, मेरे समझ में आ गया। ये जानबूझ के ये लोग जो है अल्फ़ा लिखते हैं ताकि हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो समझने पे, पर हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, हम इजीली समझ जाएंगे इस चीज़ को आज के बाद।
तो भाई हमने क्या किया, डायग्राम बना लिया। अब हम दिखा रहे हैं चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स वाई प्लेन में। वेलोसिटी है कितनी, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दी है। देखिए इधर इसको अभी मैग्नीट्यूड निकालिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो ये 1i + 1j। अब 1i + 1j जैसे होता है ना, हमारा कोई वेक्टर वार दिया हो 1i + 1j, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, √x² + y²। ऐसे ही यहाँ वेक्टर v दिया है v0 × 1i + 1j। तो व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ v, मैं यहाँ राइट में लिख लेता हूँ v0 √1² + 1² मतलब √2v0। ये वेलोसिटी है, ध्यान दीजिए ये वेलोसिटी है हमारी। और ये एंगल कितना है सर, जो वैल्यू x के अलोंग है v0 i कैप, वही वैल्यू y के अलोंग है v0 j कैप। थोड़ा सा लॉजिकल है, देखिए v0 i कैप v0 j कैप, हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये v0 i कैप ये v0 j कैप, मतलब मैग्नीट्यूड जो आएगा x के अलोंग वो v0 आएगा, ये भी v0 आएगा। मैं कह रहा था एंगल कितना है, एंगल कितना बताएंगे आप, एंगल आएगा 45 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट थीटा निकाल के देख लूँ मैं, परपेंडिकुलर बाय बेस v0 j बाय v0 i, v0 से v0 कट गया, समझ सकते हैं आप। तो v0 बाय v0 1 आ जाएगा ना, टेंजेंट थीटा दैट इज 45। तो वैसे भी दिया हुआ था कि i के लॉन्ग भी, देखिए ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, i के लॉन्ग भी v0 मैग्नीट्यूड है और j के लॉन्ग भी है। चलो जी, तो मैं बस यहाँ पे लॉजिक चीज़ बता रहा था आपको कि √2v0 वेलोसिटी है, इधर भी x की वैल्यू v0 है, y की वैल्यू भी v0 है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वेलोसिटी लेते हैं v0, या एंगल दिखाते हैं 45, फिर इसको v0 बाय √2 यानी कि v0 cos 45, इसे v0 sin 45, v0 बाय √2, बस वहीं गलत हो जाता है। ठीक है, उसका भी ऑप्शन दिया हुआ है हमें गलत वाला, पर ऐसा नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है जी वो कहाँ है साहब, मैग्नेटिक फील्ड तो x एक्सिस पे है, कितनी दे रखी है v0 i कैप, यानी कि दिस इज अलोंग x एक्सिस। तो ये जो वेलोसिटी जो x एक्सिस के मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड इस पे कोई फोर्स नहीं लगाएगी। पैरेलल जाते चार्ज पे फील्ड कोई, मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाती है। फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा, जो पैरेलल जा रहा है थीटा 0 4 0, लेकिन जो परपेंडिकुलर जा रहा है उस पर तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है और मैक्सिमम लगाती है और उसको सर्कुलर पाथ में घुमाती है। अब जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है ओरिजिन से, उसी वक्त मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, उसको सर्कुलर पाथ पे घुमाती है। अब दो वेलोसिटी है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड इस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे घुमाना चाहती है, कौन सी वेलोसिटी को, v0 j को, और ये पार्टिकल v0 i कैप से x के अलोंग जा रहा है, जिसको रोकने वाला कोई नहीं है, उस v0 i कैप पे फोर्स कोई भी नहीं लगाएगा। तो ये पार्टिकल गोल गोल भी घूमेगा जैसा कि हम थ्योरेटिकली पढ़ चुके होंगे, और ये पार्टिकल हमारा सीधा भी जाएगा। यानी कि कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ये पार्टिकल अपना फॉलो करेगा विच पाथ, दैट इज सर्कुलर हेलिकल पाथ। ये हेलिकल पाथ फॉलो करेगा कुछ इस तरीके से, ये हेलिकल पाथ फॉलो करेगा साहब इस तरीके से। ठीक है, और ये कौन से प्लेन में हेलिकल पाथ फॉलो करेगा, इन विच प्लेन, आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में दिखाइए अपनी फर्स्ट फिंगर को जो कि एक्स की तरफ है, और आप चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी दिखाइए कहाँ, पॉजिटिव वाई की तरफ है। आप देखेंगे थंब जो आएगा वो अंदर की तरफ आएगा, मतलब फोर्स अंदर लगने वाली है, अंदर मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस पर इनवर्ड क्रॉस की डायरेक्शन में। तो मैं अगर यहाँ पे इसका पाथ दिखाना चाहूँ दोबारा, तो एक और डायग्राम मैं बनाता हूँ यहाँ। तो देखिए मैं 3 एक्सिस बना रहा हूँ अपनी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 3D में समझिए जेड एक्सिस। जो चार्ज था उस पर फोर्स लगी अंदर की तरफ, किधर की तरफ, जेड की तरफ लगी है ना, ये हमारी जेड एक्सिस है जी, जेड एक्सिस की तरफ फोर्स लग रही है अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ फोर्स लगती हुई दिखाते हैं साहब, अंदर जो फोर्स लगी है जेड एक्सिस की तरफ, इधर ये इधर फोर्स लगी है F। तो ये जो फोर्स इधर लग रही है QVB, इस फोर्स की वजह से जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी आप देख ही चुके हैं, वो तो XY प्लेन में थी, वो नहीं दिखा रहा हूँ। इस फोर्स की वजह से वो हेलिकल पाथ फॉलो करेगा और उसका हेलिकल पाथ कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, इस तरीके का हेलिकल पाथ उसका कुछ होगा। जैसे ही वो यहाँ से निकलेगा, फोर्स लगेगी, तो ये हेलिकल पाथ वो फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सही से बनाते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये इस तरीके से एक्स के लॉन्ग चलता जाएगा। भाई जिस पॉइंट से शुरू हुआ था उसी जगह पर एक तरह से हमें सर्कुलर पाथ फॉलो करना हो तो वापस आना होता है। तो यहाँ पे हम जो है वहाँ तो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे पास जो है कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर हमारे पास है तो उसकी वजह से एक सर्कुलर पाथ पूरा करने के बाद थोड़ा सा आगे पहुँच जाएंगे हम। तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट निकालना था, एक्स वाला कितना होगा, कितने टाइम पे निकालना था, अरे टाइम तो मैं मालूम चल गया था, हाफ सर्कल पे, यानी कि यहाँ पर
यहाँ पर x वाला कोऑर्डिनेट, x के अलॉन्ग जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है ये डिस्टेंस अगर मैं निकालता हूँ तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, vx इनटू में यहाँ तक का टाइम जो कि है t/2। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या होंगे जी? 3। एक होगा vx इनटू में t/2। y के लॉन्ग है, कहीं जा रहा है y के लॉन्ग? नहीं जी, ऊपर तो गया ही नहीं है। ऊपर हमारी y एक्सिस थी, हमने शायद गलती से z लिख दी थी। ऊपर तो गया ही नहीं जी, ये y के लॉन्ग तो गया ही नहीं जी, ये y के लॉन्ग जो है वो 0 है जी। ठीक है, z के लॉन्ग, बिल्कुल z के लॉन्ग तो जा रहा है इधर की तरफ। z के लॉन्ग कितना जा रहा है ये? तो z के लॉन्ग कितना जा रहा है हमारा ये? दैट इज डायामीटर। लेकिन नेगेटिव z के लॉन्ग है तो -2r। भाई पॉजिटिव z तो बाहर होता है ना, आउटवर्ड, अंदर की तरफ नेगेटिव z है, तो -2 इंटू में रेडियस यानी कि डायामीटर। तो बस ये 3 पैरामीटर हमारे आ गए हैं। vx इंटू t/2 कर दीजिए। तो यही तो कोऑर्डिनेट हमसे पूछा कौन सा था? हमसे पूछा था कि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे भाई? हमारा कोऑर्डिनेट होंगे vx यानी कि v0 इंटू में t/2 मतलब πm/v0 के ऊपर निकाला हुआ t/q हमने 0, और हमारा होगा -2। r होता है mv/bq, जिसमें हमें q/v को बोला जा रहा है कि अल्फ़ा बोल दो, तो mv/bq को m और b को b0 और इसको हमने लिख दिया क्या? अल्फ़ा, है ना। तो समझ पा रहे हैं, q/ उसको हमने m को अल्फ़ा लिख दिया है यहाँ पे। तो ये हमारा जो है आंसर आ गया। आंसर इज डी, इसी के सामने लिखा है हमने ये। बेटा लेट मी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान है हमारे पास। हमसे कह रहा है स्टेडी करंट इज सेटअप इन अ क्यूबिक नेटवर्क कंपोज्ड ऑफ वायर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस r एंड लेंथ d। शॉन इन फिगर व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड द सेंटर p ड्यू टू दिस क्यूबिक नेटवर्क। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में क्यूबिक नेटवर्क आपको दिया है, इसमें जो करंट एंटर कर रहा है और बाहर निकल रहा है वो डायगनली अपोजिट कॉर्नर से हो रहा है। ऐसा देखिए, H से एंटर कर रहा है, C से बाहर निकल रहा है। जब करंट डायगनली अपोजिट कॉर्नर से एक से एंटर करे, एक से बाहर निकले, तो जितने भी डायगनली अपोजिट हमारे एज होते हैं, साइड्स होती हैं, उन सब में करंट जो है वो इक्वल एंड सेम डायरेक्शन में होता है। आप ध्यान से देखें तो D से C में करंट जा रहा है इधर, तो इसका डायगनली अपोजिट साइड कौन सी है? H से E, यहाँ भी करंट जा रहा है इधर हमारा। ठीक है, अगर माने हम B से C में करंट राइट जा रहा है तो देखिए डायगनली अपोजिट कौन सी है? H से G, इसमें भी करंट राइट जा रहा है। यहाँ A से D राइट जा रहा है तो E से F भी राइट जा रहा है। तो हर एक वायर के डायगनली अपोजिट वायर से करंट जो है वो अब सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अब सेम डायरेक्शन में अगर करंट जाए और दो पैरेलल वायर हों, और बिल्कुल मिड पॉइंट की बात की जाए, ध्यान समझो, दो पैरेलल वायर, दोनों में करंट सेम है, और बिल्कुल उनके मिड पॉइंट की बात की जाए तो भाई जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है वो 0 होती है। बिकॉज फर्स्ट वाली वायर पे राइट हैंड थंब रूल लगाता हूँ तो इनवर्ड आएगी, और सेकंड वाली पे लगाता हूँ तो वही फील्ड जो है भाई वो क्या आएगी? वही फील्ड आउटवर्ड आएगी। बट डिस्टेंस भी सेम था, और क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम आया, क्योंकि डिस्टेंस दोनों वायर से बिल्कुल सेम था। करंट दोनों में सेम हो तो बिल्कुल सेंटर पे मिलता है न्यूट्रल पॉइंट। एक की फील्ड इनवर्ड, एक की फील्ड आउटवर्ड, नेट फील्ड 0। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप समझ गए हैं। तो यहाँ पे ऐसी ही बहुत सारी पैरेलल वायर हैं जो एक दूसरे की फील्ड को कैंसिल कर रही हैं। पर वो पैरेलल वायर कौन सी हैं? क्या सेम स्क्वायर फेस वाली पैरेलल वायर है? नहीं। कौन सी वाली? जो कि डायगनली अपोजिट वाली पैरेलल वायर हैं, उनमें सब में करंट सेम डायरेक्शन में, और पॉइंट P का डिस्टेंस उन सभी वायर से डायगनली अपोजिट वाली वायर से सेम है। जितना AB से है ना उतना ही GF से है, जितना CD से है उतना ही EH से है। तो AB की फील्ड को GF कैंसिल करेगा, CD की फील्ड को EH कैंसिल करेगा, AD की फील्ड को EF कैंसिल करेगा, BC की फील्ड को HG कैंसिल करेगा। यहाँ पेयर ऑफ वायर बनते जाएंगे एक दूसरे के पैरेलल, और नेट यहाँ पर 0 आएगी। इसको सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस लॉजिकली समझ सकते हैं। आंसर इज रेडी।